हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के बारे में। स्टूडेंट, ये लेक्चर सीरीज आपकी कंप्लीट हिंदू सेक्शन एक्ट की रहेगी, सक्सेशन एक्ट की रहेगी। जो स्टूडेंट हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये एक्ट नंबर है 30 नंबर एक्ट है 1956 का। ओके, ये एनेक्ट हुआ, लागू कब हुआ? 17 जुलाई 1956 को ये लागू हुआ। आपका लागू हुआ ये 17 जुलाई 1956 को। अप्लाई, ये क्या होता है? अप्लाई होता है ये होल ऑफ इंडिया पे, संपूर्ण भारत पे आपका अप्लाई होगा। और ये अप्लाई कहाँ पे नहीं होगा? ये अप्लाई वहाँ नहीं होगा जहाँ पे आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अप्लाई होता है। जहाँ पे आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अप्लाई होता है वहाँ पे आपका ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है? अगर हिंदू और अदर रिलीजन यानी मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम मिलके, ठीक है, मैरिज करते हैं अगर, या फिर हिंदू या अदर कास्ट कोई आपके अदर रिलीजन अगर आपका कोई मैरिज करता है, तो वो जो मैरिज आपकी कवर होती है, फिर वो मैरिज कवर होती है आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर। फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कि हु इज़ हिंदू। हिंदू आप किसको कहेंगे? हिंदू वो है जो इसके फॉलोवर्स है, ABPVL, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, वैश्य शिवा, लिंगायत, इनके जो फॉलोवर्स हैं आपके, उनको हम कहेंगे आपके हिंदू। BGS, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इन धर्म को मानने वाले लोग भी आपके हिंदू ही माने जाएंगे। कोई चाइल्ड है, ठीक है, कोई चाइल्ड है, चाहे वो वैध है या अवैध है, जिनके दोनों पेरेंट्स फादर और मदर आपकी क्या है? हिंदू है। ठीक है, नेक्स्ट है कोई चाइल्ड है आपका, चाहे अवैध है चाहे वैध है, जिसका एक पेरेंट मतलब या तो मदर या फादर आपके हिंदू है। और प्लस कंडीशन क्या है कि चाइल्ड जो है आपका वो फॉलो कर रहा है ऐसे प्रैक्टिसेस जो कि आपकी हिंदू प्रैक्टिसेस है। ठीक है, हिंदू प्रैक्टिसेस अगर बच्चा फॉलो करता है आपका, तो वो फिर आपका हिंदू माना जाएगा। या कोई पर्सन जो आपका कन्वर्ट है या रिकन्वर्ट है, वो भी पर्सन आपका हिंदू माना जाएगा। एग्जाम्पल, कोई पर्सन आपका ज्यूस था, कन्वर्ट होके वह बन गया हिंदू। कोई पर्सन आपका पहले हिंदू था, देन वो बना पारसी, देन वो कन्वर्ट होके बना हिंदू। ठीक है, तो जब ये रिकन्वर्जन से भी हिंदू बना है और ये कन्वर्जन से हिंदू बना है, तो ये दोनों पर्सन आपके अब हिंदू कैटेगरी में आएंगे। तो ये हमारा है कौन हिंदू है आपका। नेक्स्ट, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप वीडियो पोस्ट करके इसको देख सकते हैं और अपने सेपरेट नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हु इज़ नॉट अ हिंदू। कौन आपका नॉट हिंदू है? तो इसका है MPCJ, यानी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू। ये जो कैटेगरी के पर्सन्स हैं, ये जो रिलीजन फॉलो करने वाले पर्सन हैं, ये आपके हिंदू नहीं होते। नेक्स्ट, एनी मेंबर, कोई मेंबर किसका? शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का मेंबर है जो आर्टिकल 365 आपको प्रोवाइड करता है, 366 आपको प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 आपको प्रोवाइड करते हैं जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स। ठीक है, वो मेंबर्स आपके हिंदू नहीं माने जाएंगे। क्यों नहीं माने जाएंगे? क्योंकि इनके खुद के सेपरेट इनके खुद की प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, प्रैक्टिसेस होते हैं, लैंग्वेज होती है, इनकी खुद की स्क्रिप्ट होती है। तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इनको किसी भी कैटेगरी में आपका नहीं रखा है, हमने इनको एक अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है। ठीक है, ये नॉन हिंदू कौन है आपके। नेक्स्ट आती है डेफिनेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके यहाँ पे एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। ठीक है, एग्नेट्स कौन है? ऐसे पर्सन्स जो या तो बाय ब्लड, रक्त संबंध से, या एडॉप्शन, गोद लिए हुए, ठीक है, किससे जुड़े हैं? ओनली सिर्फ आपके मेल से जुड़े हुए हैं, सिर्फ मेल पर्सनैलिटी से वो जुड़े हुए हैं आपके, तो वो पर्सन आपके एग्नेट्स माने जाएंगे। जैसे ग्रैंडफादर है, ठीक है, दादा, फिर आपके फादर, एंड देन आप सन, ठीक है, बेटे। तो ये तीनों क्या हो गए? ये देखो, ये किससे जुड़े हैं? फादर से जुड़े हुए हैं, ये पिता से जुड़े हुए हैं, पिता का पिता, पिता का बेटा। ठीक है, ये क्या हो गया? इस पिता से जुड़े हैं। तो जो ये फादर से जुड़ा हुआ ये लिंक है जो आपका, इसको हम कहेंगे आपके एग्नेट्स। जुड़े किस हुए? पिता से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर लेके चलते हैं डेफिनेशन कॉग्नेट्स की। कॉग्नेट्स क्या होते हैं?
ऐसे दो रिलेशंस, चाहे आपके ब्लड के रक्त संबंध या गोद लिए हुए, जो नॉट होली थ्रो मदर से जुड़े हुए हैं। मतलब इनके जो बीच का जो ये लिंक है वो आपका मदर होगा, मदर क्या सॉरी मेल नहीं होगा, फीमेल कैटेगरी कोई होगी आपकी। जैसे आपके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना, ठीक है, नाना आपकी नाना, नाना की बेटी आपकी मदर, ठीक है, मदर आपकी, देन आप डॉटर, ठीक है, डॉटर। तो आप अपने नाना से कैसे जुड़े हुए हैं, नाना और आपके बीच में क्या संबंध है, किससे जुड़े हुए हैं, इन मदर से, ठीक है। तो ये आपकी होगी फीमेल फिगर जिससे आप जुड़े हुए हैं इस लिंक में। तो इन्होंने कहा कि जब आप जुड़े होते हैं एक मेल पर्सनैलिटी से, तो आप आते हैं एग्नेट्स के चैन, उसको बोल जाएगा एग्नेट्स की चैन। और जो ये है कोगनेट्स, ये जुड़ी होती है आपके फीमेल फिगर से, ठीक है। तो ये हो गया आपके कोगनेट्स। आई थिंक आपको समझ आ गया हो, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है आपके एलिया संताना लो, आलिया संताना, एलिया संताना, जो भी आप इसको कहें, ठीक है, लो है। इफ दिस एक्ट नॉट पास, अगर ये एक्ट पास नहीं होगा, हुआ चुका था, तब हुआ था, वुड हैव बीन गवर्न बाय मद्रास एलिस्थाना एक्ट 1949। तो उस समय जो मद्रास पे था आपका ये कानून लगता था, ठीक है। मद्रास आपका जो एरिया है, तमिलनाडु, चेन्नई, इस साइड का जो एरिया आपका था पहले, उसको मद्रास कहते थे हम। तो वो उस एरिया पे आपका ये अप्लाई होता था, ठीक है। 1949 का ये एक्ट है। नेक्स्ट, कस्टम एंड यूसेज, सेकंड डेफिनेशन, कस्टम एंड यूसेज। अभी तक जितने भी अपन ने हिंदू लोग पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी हिंदू कानून पढ़े, सब में अपन ने ये डेफिनेशन देखी है। तो ये कस्टम और यूसेज क्या होता है, रीति रिवाज क्या है आपकी, जो कि आपके कंटिन्यू रहे, यूनिफॉर्म रहे, ठीक है, काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं, कंटिन्यू है, कोई इनके बीच में कोई गैप नहीं आया है आपका, कोई गैप नहीं आया है, कंटिन्यू है, यूनिफॉर्म है, एक समान चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे उन कस्टम्स, उन जो आपकी प्रैक्टिसेस है उसको हम कस्टम और यूसेज कहेंगे, ठीक है। रूल आपका सर्टेन होना चाहिए, नॉट अनरीजनेबल, बिना किसी कारणवश नहीं होना चाहिए। अपोज टू, नॉट अपोज टू, ये नॉट इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इससे किसी भी आपकी पब्लिक पॉलिसी का कोई भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं करेंगे जो किसी लोग को नुकसान पहुंचाता हो, किसी पब्लिक को नुकसान पहुंचाता हो, तो वैसी प्रैक्टिसेस आप फॉलो नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा जो पहले आपकी चलती थी वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आपके अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है उसको अब हम कस्टम नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके अंदर रूल अप्लाई ओनली टू फैमिली, इट हैज़ नॉट बिन डिसकंटिन्यू बाय द फैमिली। अगर कोई एक फैमिली है आपकी, सिर्फ एक फैमिली उसको मान दिया, उन प्रैक्टिसेस को मानती है काफ़ी लंबे समय से, तो हम उस फैमिली के लिए उसको भी आपका कस्टम और यूसेज, ठीक है। ये नहीं कहेंगे किसी भी एक फैमिली मान दिया तो हम उसको कस्टम नहीं कहेंगे, अगर सिर्फ एक फैमिली भी आपका मानती है तो उसको भी हम आपके कस्टम मान के चलेंगे। फिर है आपकी एग्जाम्पल फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, ठीक है। फुल ब्लड को होता है कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, कपल है, इनके जो बच्चे होंगे वो होंगे आपके फुल ब्लड के, फुल ब्लड के। हाफ ब्लड, देखिए इसके अंदर ना दो कैटेगरी है, इन्होंने आपके के यहाँ पे एक और आता है कैटेगरी, यूट्राइन ब्लड की भी आती है, ठीक है, यूट्राइन ब्लड की भी आती है कैटेगरी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने डिफाइन नहीं की, इस सेक्शन के अंदर इन्होंने डिफाइन नहीं की, इन्होंने लिख दिया सीधा ही हाफ ब्लड क्या है आपका, हस्बैंड एंसेस्टर सेम है, ठीक है, यानी आपकी वाइफ सेम है, फीमेल जो है सेम है, उसके दो हस्बैंड है, ठीक है, हस्बैंड 1 एंड हस्बैंड 2। तो हस्बैंड 1 से जो चाइल्ड हुआ चाइल्ड 1, और हस्बैंड 2 से जो चाइल्ड हुआ चाइल्ड 2, ये दोनों कैसे आपके, ये दोनों अब आपके हाफ ब्लड माने जाएंगे। ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो आप दूसरे एक्ट पढ़ेंगे उसको यहाँ पे यूट्राइन ब्लड आपका कहा गया है, ठीक है। जब आपकी फीमेल होती है वो सेम होती है तो उसको हम वैसे तो यूट्राइन ब्लड कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट इसको आपकी हाफ ब्लड की कैटेगरी में आपका रखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट है आपका हायर। हायर कौन है, कोई भी आपका मेल या फीमेल, ठीक है, जो कि सक्सीड करता है किसके, कोई भी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरस्टेट्स अंडर दिस एक्ट। इंटरस्टेट क्या होता है, किसी व्यक्ति के मरने के बाद, ठीक है, किसी व्यक्ति के डेथ होने के बाद जो प्रॉपर्टी पीछे बच जाती है
उसको हम कहते हैं इंटेस्टेट। ठीक है, किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद जो प्रॉपर्टी पीछे लेफ्ट हो जाती है, बच जाती है, उसको हम कहते हैं इंटेस्टेट। तो ये जो इंटेस्टेट का अब आपका जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, जिसको प्रोटेक्ट करेगा या उसको जो सक्सीड करेगा, जिसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, सक्सीड करेगा, ठीक है, जिसको प्रॉपर्टी आपकी मिल रही है, चाहे वो फिर मेल है आपका या फीमेल है, वो आपके लीगल हायर कहे जाएंगे, वंशज कहे जाएंगे, वंशज। ठीक है, वो आपके वंशज कहे जाएंगे। फिर इंटेस्टेट क्या है? मैंने कहा कि इंटेस्टेट क्या होता है, जब कोई पर्सन, मान लिया जाता है कि वो मर गया है, ठीक है, पर्सन डीम टू बी डाई, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ही और शी हैज़ नॉट मेड अ टेस्टामेंट्री, उसके बाद उसने मरते समय उसने कोई अपना विल नहीं बनाया, मरते समय उसने अपनी कोई विल नहीं बनाई, तो जो प्रॉपर्टी पीछे लेफ्ट आउट हो गई है, ये पर्सन मरते समय उसका कोई भी अपना लीगल हायर बना के नहीं गया है, ठीक है, एज इन विल के अंदर, तो फिर जो आपके जो पीछे ही और शी जो बच जाएंगे, जिनका विल कोई नहीं बनाया गया है, वो इसको ले लेंगे। ठीक है, केपेबल टू टेकिंग इफेक्ट, तो ये होता है इंटेस्टेट। ओके, नेक्स्ट आपका मनुमा कट्टम। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसी डेफिनेशन है आपकी, इतना कोई आता नहीं है। अगला है नाम्बोडी लो। ठीक है, फिर आपके रिलेटेड कौन होते हैं? रिलेटेड या आप कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स आए हैं, रिलेटेड या रिलेटिव्स मान लीजिए इसको आप। ठीक है, रिलेटिव्स क्या होती है? लीगैलिटीमेट काइंडशिप। काइंडशिप होती है, देखिए जैसे एक फैमिली ट्री हम बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, फिर नीचे आपके फादर या आपकी आंट, फिर उसके बाद आते हैं इनके सन या डॉटर, फिर इनके सन या डॉटर। ठीक है, तो ये जो हम आपका फैमिली ट्री बनाते हैं, फैमिली चार्ट बनाते हैं हम, इसको ही हम बोलते हैं काइंडशिप। ठीक है, यही आपकी काइंडशिप होती है, इस चार्ट को ही हम काइंडशिप बोलते हैं। तो जो आपके लेस्टिमेट वैध जो आपकी काइंडशिप हम बनाएंगे, वो सारे आपके रिलेटिव होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, फिर आ जाइए सेक्शन नंबर 6 पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 6 है डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन द को-पासनरी प्रॉपर्टी। को-पासनरी प्रॉपर्टी मतलब कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अधिकार। को-पासनरी प्रॉपर्टी क्या है? पेरेंट्स की प्रॉपर्टी की अब हम बात करेंगे। ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आता है इसके अंदर 2005 का। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, 99/2005, यानी नो, पहले हमने कहा कि नहीं हम बेटी को अधिकार नहीं देंगे, फिर हमने 2005 में उनको अधिकार दे दिया, तो नो और 2005 में उनको अधिकार दे दिया। ठीक है, इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं आप। फिर है इसका जॉइंट फैमिली गवर्न बाय मिताक्षा लॉ। इसके अंदर ऐसी फैमिली कवर होगी आपकी जो कि मिताक्षा लॉ की है। ठीक है, मिताक्षा लॉ होते हैं एक आपके, उसके अंदर जो फैमिलीज आपकी कवर होती है उनको हम कहते हैं आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट में फैमिली को देखा जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, क्या कंसेप्ट है ये। देखिए, कोई प्रॉपर्टी है आपके फादर की, ठीक है, फादर की कोई प्रॉपर्टी है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी मेनली हम लेके चलते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि बाय बर्थ, इसके अंदर जो अधिकार मिलता है आपको, वो बाय बर्थ मिलता है। जन्म के साथ जो अधिकार हो जाता है, पहले जो कंसेप्ट था बिफोर 2005 से 2005 से पहले जो आपका कंसेप्ट था वो ये था कि फादर के बाद जो उनके बेटे हैं और जो उनका सन है, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, फिर सन के बाद इसका सन आगे जाएगी, ये लाइन चलती जाएगी। फिर आफ्टर 2005 या फिर आप कह लीजिए 9/9/2005 के बाद क्या हुआ कि जो फादर की एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी ना आपकी, अब वो 2 में बंटेगी। ठीक है, सन एंड डॉटर। बाय बर्थ सन और डॉटर का आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे अधिकार हो जाता है। एज जनरल कंसेप्ट बाय बर्थ नहीं होता वैसे तो, लेकिन जो पहले कंसेप्ट था आपका वो ऐसे था कि सन को बाय बर्थ कंसेप्ट आपका मिल जाता था, ट्रांसफर हो जाता था। हम कहते थे कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बाय बर्थ ये प्रॉपर्टी आपकी इसके अंदर हो गई है। और यही कॉन्सेप्ट आपका मिताक्षा स्कूल का भी है। ठीक है, कि बाय बर्थ जन्म लेते ही क्या होता है, आपका अधिकार हो जाता है आपके एंसेस्टर प्रॉपर्टी में। ये रूल आपका मिताक्षा लॉ का है। तो इन्होंने कहा कि जब फादर होगा उसकी प्रॉपर्टी 2 में डिवाइड होगी, सन में एंड डॉटर में। ठीक है, अगर फादर हायर करता है 100% प्रॉपर्टी, तो 50% ये ले लेंगे और 50% ये ले लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपका कंसेप्ट चलता है यहाँ पे 50% और 50% का। ठीक है, ये होता है आपका 2005 के अमेंडमेंट के बाद ऐसा हुआ कि डॉटर को भी अब अधिकार मिलेगा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में। ठीक है, को पार्सनरी यानी असेंस्टर प्रॉपर्टी में उनको भी अधिकार मिलेगा। इन्होंने क्या लिखा है,
बाय बर्थ, मिताक्षर लो हमेशा आपका बाय बर्थ कहता है, तो बाय बर्थ क्या होगा आपका, ये कोपासना बन जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी में हकदार हो जाएंगे। वही राइट्स लेंगे, वही अधिकार होंगे जो बेटे के होते हैं, वही दायित्व होंगे, वही लाइबिलिटी होगी जो कि बेटे की होती है। राइट्स और लाइबिलिटी वही कैरी करेंगे, अधिकार और दायित्व वही कैरी करेंगे जो बेटा कैरी करता था पहले, ठीक है। नो इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर 20th डे दिसंबर 2004। इन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 2004 से पहले जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हुई है, ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हुई है तो वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी आपकी, उस पर हम कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। 20 दिसंबर 2004 के बाद जो प्रॉपर्टीज आपके अंदर ट्रांसफर हुई है उस पर हम इस पर इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। रूल ऑफ सक्सेसरशिप नो मोर, सर्वाइवरशिप, सॉरी, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप नो मोर। सर्वाइवरशिप क्या होता है, पहले क्या था, जैसे इस फादर के दो बेटे हैं, सन 1 एंड सन 2, ठीक है, पहले ये था कि सन 1 और सन 2 है। अगर ये पर्सन डिसीज हो जाता था, ये पर्सन डिसीज हो जाता था, इसकी सन 1 सन 2 ही लेते हैं क्योंकि बेटों की बात ही कर रहे हैं हम, ठीक है, इसका भी सन 1 ले लेते हैं, ठीक है, इसके एक ही बेटा लेते हैं सन। तो इन्होंने कहा कि जब ये आपका बेटा क्या हो जाता था, डिसीज हो जाता था, ठीक है, जब ये बेटा आपका डिसीज हो जाता था, मर जाता था, तो क्या होता था, इसका अधिकार हम छोड़ देते थे, इसका अधिकार छोड़ देते थे, और प्रॉपर्टी जो थी आपकी 100% प्रॉपर्टी वो इन 5 में डिवाइड होती थी, 1 2 3 4 5, ये जो आपके जो बच गए हैं 4 इनमें डिवाइड हो जाती थी, यानी 25% पिता का अधिकार भी मिला के, ठीक है। तो ये 25%, 25%, 25% और 25% ऐसे ये कवर होता था, ठीक है, 25%, 25%, 25% ऐसे ही कवर होता था। लेकिन अब क्या कहा गया कि सर्वाइवरशिप का हमने रूल खत्म कर दिया है, तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी, फादर के सन 1 सन 2 में 50% प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी, 50% इसमें 50% इसमें, ठीक है। फिर जो इसके बेटे होते थे ग्रैंडसन 2, उसके अंदर क्या आता था, अब प्रॉपर्टी ये 50% प्रॉपर्टी इन दोनों में डिवाइड होगी, ठीक है, 25% इसमें 25% इसमें डिवाइड होगी। तो इनके अंदर कहा कि प्रॉपर्टी पहले इसमें डिवाइड होगी, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है आपकी वो डिवाइड होगी इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए कंसेप्ट एक बार। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि फादर की जो प्रॉपर्टी थी वो बनती थी सिर्फ जो बचे हुए हैं, जैसे सन 1 सन 2, ग्रैंडसन इसके ग्रैंडसन 1 ग्रैंडसन 2, इसका ग्रैंडसन 1। तो अगर ये इसकी डेथ हो गई है तो प्रॉपर्टी जो डिवाइड होती थी वो इन चारों में डिवाइड होगी, ठीक है, इन चारों में 25% हिस्सा डिवाइड होगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि फादर के बाद पहले प्रॉपर्टी इनके सन को जाएगी, चाहे वो सर्वाइव करते हैं या नहीं करते, 50% प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। फिर इनके बाद जो इनके ग्रैंडसन्स है उसके अंदर प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड की जाएगी, ग्रैंडसन 1 ग्रैंडसन 2 के अंदर प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, एंड 25% एंड 25% प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी। तो ये रूल है आपका सर्वाइवरशिप का। तो सेक्शन नंबर 6 कहते हैं 2005 के बाद ये आपकी अमेंडमेंट्स ऐड ऑन हुई थी। केस आता है आपका प्रकाश वर्सेस फुलवंती। प्रकाश वर्सेस फुलवंती 2015 का केस है। इसमें कहा गया नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। हमने देखा कि 20 दिसंबर 2004 के बाद पहले 20 दिसंबर 2004 से पहले जितनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उस पर ये इफेक्ट नहीं डालेगा, तो वही बात कही हुई है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, पूर्ववर्ती इसका वो नहीं है, ठीक है। अगला है दनम्मा वर्सेस अमन, ठीक है, 2018 के साथ है दमन्ना वर्सेस अमन 2018 का। इसमें कहा गया था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, 2015 में कहा गया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, 2018 में कहा गया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका। फिर विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा इंपॉर्टेंट जजमेंट, इसमें कहा गया कि नहीं, इसका आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। 3 जजेस की बेंच बैठी थी, अरुण मिश्रा इसके अंदर थे कि इसके अंदर आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं माना जाएगा इसके अंदर, ठीक है, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे नो लगा दीजिए कि इसका कोई पूर्ववर्ती अधिकार नहीं है, जो प्रॉपर्टी पहले ट्रांसफर हो गया उसमें आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 कंसेप्ट आते हैं, आप यहाँ से कंफ्यूज होने के लिए यहाँ पे नो लगा दीजिए, नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है इसका। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये देखिए, फादर की डेथ अगर आपकी हो जाती है, फादर की डेथ आपकी हो जाती है, ठीक है, बिफोर दिस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट से पहले अगर फादर की डेथ आपकी हो जाती है तो क्या होता है, तो जो प्रॉपर्टी है आपकी
वो ट्रांसफ़र होगी सन के पास, ठीक है। बिफोर अमेंडमेंट अगर प्रॉपर्टी आपकी फादर की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी सन के पास जाएगी, ये रूल आ गया आपका, ठीक है। अमेंडमेंट से पहले प्रॉपर्टी जाएगी सन के पास। लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट क्या है, क्या हुआ कि प्रॉपर्टी तो थी पुरानी, प्रॉपर्टी क्या थी, पुरानी थी, ठीक है। प्रॉपर्टी थी ओल्ड, जो अभी तक आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई, ठीक है, वो अभी तक आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। ऐसी प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि अमेंडमेंट आने के बाद जो प्रॉपर्टी बाद में ट्रांसफ़र हुई है, अमेंडमेंट 2005 में आया, 2005 के बाद जो प्रॉपर्टीज़ आपकी ट्रांसफ़र करी जा रही है वो फिर बटेगी सन और डॉटर में, ठीक है। भले ही प्रॉपर्टी आपकी ओल्ड है, ट्रांसफ़र वो पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश वो ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो बाद में जो ट्रांसफ़र होगी ना आपकी प्रॉपर्टीज़ वो सन और डॉटर में होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि जो ये ट्रांसफ़र पे अगर हम देखें तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। ट्रांसफ़र पे अगर हम देखें तो इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि जो प्रॉपर्टी पहले की भी है तो वो पहले की प्रॉपर्टी में भी आपका क्या होगा, जो आपका पहले प्रॉपर्टी है उसको हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपका मान के चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए आप नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन, ठीक है। नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, grandson or great grandson for the recovery of any debt due to from his father, grandfather or great grandfather on the ground of pious obligations, ठीक है। एक मिनट हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये देख लीजिए, 2 मिनट में स्क्रीन ऑन रख देती है। अब आ जाइए आप देखिए इसके अंदर क्या कंसेप्ट है आपका कि कोई भी कोर्ट आपका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ऐसा राइट, ठीक है, जो कि अगेंस्ट आपके सन, डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन के, ठीक है, किसके लिए, रिकवरी ऑफ द डेट के लिए, जो किसको फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर से मिला है अकॉर्डिंग टू पायस ऑब्लिगेशन। कंसेप्ट समझिए, जैसे आपके ग्रैंडफादर ने क्या किया, कोई आपसे डेट लिया, कोई आपसे डेट लिया, कोई लोन लिया, ठीक है। लोन कितने का था, 2 लाख का, 2 लाख का लोन था जो कि आपके ग्रैंडफादर ने लिया था। तो ग्रैंडफादर के बाद जो ये आपका मतलब लोन लेने का कंसेप्ट है, इसको क्या कर दिया जाएगा, क्या पहले क्या था कि इसका ग्रैंडफादर का जो लोन है वो फादर चुकाएगा, फादर के बाद क्या चुकाएगा, सन चुकाएंगे, ठीक है। पहले ये कंसेप्ट था कि जो आपका लोन लिया है ग्रैंडफादर ने उनको आगे वाली पीढ़ी चुकाएगी, पहले ये आपका नॉर्मल कंसेप्ट था, आने वाले एंसेस्टर्स आपके डेट को चुकाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, ग्रैंडफादर की ने अगर कोई आपका डेट लिया है, ठीक है, ग्रैंडफादर ने अगर आपका कोई डेट लिया है तो ग्रैंडफादर की जितनी प्रॉपर्टी आपको मिली है, ठीक है, ये फादर को मिली या सन को मिली, इसके अंदर देखो यहाँ पे फिर अंकल में भी जाएगी प्रॉपर्टी, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी आपकी आंट में भी जाएगी अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, ठीक है, अंकल और आंट में भी जाएगी प्रॉपर्टी, इनके बच्चों को भी कुछ कुछ आपका अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, इनके सन्स को, इनके सन्स या डॉटर जो भी आपके, इनको भी अधिकार दिया जाएगा। तो देखो आपके पास प्रॉपर्टी कितनी ट्रांसफर हुई, कुछ पार्ट ही आपके पास ट्रांसफर हुआ ना, ठीक है, कुछ पार्ट आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, तो कुछ पार्ट ही आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ। तो ऐसा डेट जो आपके ग्रैंडफादर ने लिया था उसका आप कितना पोर्शन देंगे, जितनी आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, ग्रैंडफादर से जितनी प्रॉपर्टी आपको मिली उतने हिस्से का ही डेट आप अब चुकाएंगे, ठीक है। पूरा पूरा डेट चुकाने का दायित्व आप पे नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हुई है उतना ही आप डेट चुकाने के लिए लायबल है। तो ये आपका कंसेप्ट है, ठीक है, रिकवरी ऑफ डेट का ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। फिर आप देखिए नेक्स्ट, सक्सेशन इन केस ऑफ मेल, अगर कोई आपकी मेल फिगर है, मतलब जैसे मान लीजिए फादर है, ठीक है, फादर की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है तो पहले वो जाएगी आपकी क्लास 1 के हायर में, क्लास 1 में वो डिवाइड होगी। अगर क्लास 1 के हायर्स नहीं है, ठीक है, क्लास 1 के हायर्स नहीं है तो फिर क्लास 2 में होगी, क्लास 2 के भी नहीं है तो एग्नेट्स में, जो कि आपके मेल्स के द्वारा जो कि कनेक्टेड है उनमें, और फिर आपके कोगनेट्स में जो कि आपकी फीमेल के द्वारा कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर है कि पहले क्लास 1 में, क्लास 2 में, एग्नेट्स में और कोगनेट्स में, ये लिखे हुए हैं आपके शेड्यूल के अंदर, अभी हम देखेंगे, ये लिखा हुआ आपके शेड्यूल के अंदर। ऑर्डर क्या है कि साइमल्टेनियसली जितने क्लास 1 के अंदर जितने भी आपके पर्सन्स आते हैं, ठीक है,
ये जितने भी पर्सन्स आपके क्लास 1 में आते हैं उन सब में साथ एक साथ सारी प्रॉपर्टी आएगी, मतलब 25%, 25%, 25%, 25%, सबको 25% हिस्सा आपका दिया जाएगा। ठीक है। फिर जो सेकंड क्लास के जो आपके पर्सन्स हैं उनकी होते हैं ऐसे डिवाइड किया हुआ उनको। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फादर, फिर नीचे सो ऑन। ठीक है, तो इनमें जो प्रॉपर्टी आएगी, अगर फादर है तो 100% प्रॉपर्टी इसको। ठीक है, ये एक अलग ग्रुप नहीं है आपका, तो नीचे वाले ग्रुप में फिर 100%। ठीक है, तो ये ऐसे डिवाइड होंगे, साइमल्टेनियसली नहीं दिया जाएगा। अगर जो सब आपका ग्रुप नहीं है उनको छोड़ के जो बचे हुए ग्रुप है तो उसको पहला अधिकार मिलेगा, फर्स्ट इसको मिलेगा, फिर सेकंड इसको, थर्ड इसको। अगर ये नहीं है ऊपर वाले तो ही नीचे वालों को मिलेगा। ठीक है, ये है आपके इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं इसकी आपके कि आपके कौन होते हैं शेड्यूल 1 के अंदर क्लास फर्स्ट और सेकंड कौन सी है आपकी। ये है आपके हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्लास 1। ठीक है, जैसे ये अगर कोई मेल है तो मेल के नीचे क्या होगी, उसकी वाइफ, उस पत्नी, उसके बेटा सन, उसकी बेटी डॉटर और उसकी मदर। ठीक है, तो ये इसके जो ये नीचे कैटेगरी के पर्सन आते हैं आपके, ये हो गए आपके क्लास 1 के, वाइफ, सन, डॉटर और मदर। ठीक है, प्रॉपर्टी इसके पास अगर 100% प्रॉपर्टी है तो कैसे डिवाइड होगी, 25% इसमें, 25 इसमें, 25 इसमें और 25 इसमें, ऐसे 100 ऑन ये प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी। ठीक है, सब में इक्वल हिस्सा डिवाइड होगा, जितने भी बचे हुए हैं इनमें से उनमें इक्वल हिस्सा आपका डिवाइड होगा। क्लास सेकंड क्या कहता है, अगर क्लास 1 नहीं है, क्लास 1 आपका नहीं है तभी आपका क्लास सेकंड अप्लाई होगा। ठीक, क्लास 1 है तो ये आपका अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्या है, फादर। फर्स्ट, सबसे पहले हमने किसको रखा है, फर्स्ट हमने रखा है फादर को। ऊपर वाली कैटेगरी नहीं है तो 100% प्रॉपर्टी आपकी फादर को मिल जाएगी। ठीक है, अगर क्लास 1 नहीं है तो 100% प्रॉपर्टी फादर अगर जिंदा है तो उनको मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो डिवाइड होगी इनमें। अगर फादर भी नहीं है आपका, फादर नहीं है तब हम नीचे इनको देखेंगे। ठीक है, फादर है तो ये नीचे को कुछ नहीं मिलेगा, नीचे वाले पर्सन को कुछ नहीं मिलेगा। अगर फादर नहीं है तब हम यहाँ पे एंट्री नंबर 2 पे आएंगे, एंट्री नंबर 2 में हम आएंगे। फिर इनमें प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे ज़्यादा जने हैं तो प्रॉपर्टी इनमें साइमल्टेनियसली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इनमें जो भी जीवित है उनको प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली मिल जाएगी। अगर एंट्री 2 के पर्सन भी नहीं है तो जो एंट्री 3 के पर्सन आपके लिखे हुए हैं बेयर एक्ट में उनके अंदर आपकी ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगी। जैसे सन, सन्स, डिसीज सन। ठीक है, डिसीज सन का कोई बेटा है तो, डिसीज सन की कोई डॉटर है तो वो वाली कैटेगरी आपकी इसमें ऐड ऑन होती है। ओके, तो ये है आपके क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड हमने कैसे डिवाइड किया। ये बात होती है आपकी मेल की। ठीक है, उत्तराधिकारी पुरुषों के मामले में। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन फर्स्ट क्लास। जो हमने देखा कि जो आपके फर्स्ट क्लास की हायर्स है कौन थे, वाइफ, सन, डॉटर एंड आपके मदर। इनमें प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, इंटिस्टेट्स विडो और विडो फर्स्ट शेयर, एक शेयर दिया जाएगा। जो विधवा है ये विधवा हो गई। ठीक है, अब बेटा नहीं रहा, मेल नहीं रहा, तो जो उसकी वाइफ है, मेल नहीं रहा तो उसकी जो वाइफ है आपकी वो क्या मान जाएगी, विडो मान जाएगी। तो इसको एक शेयर इसको दिया जाएगा। ठीक है, एक शेयर इसको दिया जाएगा। सर्वाइविंग सन और डॉटर और मदर को क्या दिया जाएगा, एक सन इनको शेयर इनको दिया जाएगा, मतलब इक्वली इनको अंदर 1-1 शेयर आपके डिवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक शेयर इनमें और बाकी शेयर एक शेयर इनमें बांट दिए जाएंगे। ईच पीरियड डिसेंड सन और ईच पीरियड डिसीड्स डॉटर ऑफ स्टेट बिटवीन द 1 शेयर। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि जो बचे हुए, जैसे सन के अगर डॉटर और सन बचे हैं, ठीक है, देखिए क्या है कैटेगरी। अगर ये सन है, सन को हमने दिया, यहाँ पे आपका हिस्सा हमने दिया, इसको मान लीजिए, इसको जो मेल से मिली वो 50% मिली। ऐसा था कि मैं आपको पूरा चार्ट बना के दिखाती हूँ। ये आपका कोई मेल है, ठीक है, मेल है, 100% प्रॉपर्टी के लेके बैठा है। देन इसकी एक वाइफ है और एक सन है। ठीक है, ज़्यादा पक नहीं जाते, वाइडली वाइफ और सन है। 50% इसमें बटा, 50% इसमें बटा। ठीक है, अब इसके नीचे जो इनके सन और डॉटर आएंगे, सन और डॉटर जिसके अंदर आएंगे उसके अंदर इक्वली बटेगा। ठीक है, सन और डॉटर में इक्वली बटेगा, मतलब 25% इसमें जाएगा और 25% आपका इसमें जाएगा, 25% इसमें जाएगा, 25% इसमें जाएगा। तो इन्होंने यही कहा आपका कि जो सन और डॉटर है आपके वो क्या कैरी करेंगे, वो एक शेयर कैरी करेंगे। जो इसका एक शेयर है ना उतना ही एक शेयर इन दोनों में डिवाइड होगा। जो ये एक शेयर इस सन का है वही एक शेयर इन दोनों में डिवाइड होगा। ठीक है, वो इस वाइफ के इस शेयर में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, जनरली देखा जाए तो इस वाइफ के शेयर में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बाकी इन फ्यूचर तो वो प्रॉपर्टी उनके पास ही आनी है।
नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर्स इन सेकंड क्लास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हायर इन सेकंड क्लास, अगर सेकंड क्लास की बात है तो जो हायर्स आपके ए कैटेगरी के उनमें शेयर इक्वल हो जाएगा। शेयर इक्वल कैसे होगा, जैसे हमने आपको समझाया, जैसे हमने दिखाया आपको इसके अंदर कि जो ये एंट्री नंबर 2 के जो शेयर्स थे, ठीक है, कितने है शेयर्स थे, तो इनमें जो शेयर डिवाइड होगा ना वो आपका इक्वली होगा, ठीक है, इक्वली आपका इसमें शेयर डिवाइड होगा। जितने परसेंटेज इसको मिलेगा वही परसेंटेज आपको आगे डिवाइड की जाएगी, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि क्लास 2 के जो हायर्स है उनमें अगर एक आपके एंट्री में काफ़ी ज़्यादा हायर्स है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो आपकी इक्वली डिवाइड होगी। ओके, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कॉन्ग्नेट्स, अगर हम एग्नेट्स और कॉन्ग्नेट्स की बात करते हैं तो कैसे होगा, 2 हायर्स, 1 हु हैज़ फ्यूअर, नो डिग्री ऑफ एसेंट्स प्रेफर, ठीक है। इसके अंदर कहा गया कि मान लीजिए 2 हायर्स है आपके, ठीक है, उसके अंदर क्या है जो कि निचला है, मतलब कि जिसका डिग्री छोटी है, 1 हु हैज़ फ्यूअर, नो डिग्री ऑफ असेंडेंट प्रेफर्ड, तो जो आपके हायर ऊंचे होंगे ना उनको हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। मतलब ये देखते हैं आपका ग्रैंड फादर, ठीक है, देन फादर, अंकल, और उसके बाद है आपके इसके सन, इसके सन, ठीक है। ये सन और ये सन किससे जुड़े हुए हैं, इसके सन इसके किससे जुड़े हैं, इस मेल फिगर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फादर है, चाचा ताऊ है आपके, उनसे हम जुड़े हुए हैं, ये सन, ये वाले सन और ये सन आपके, तो ये जो फिगर है आपकी ये आपके आगे एग्नेट्स में आगे, ठीक है, एग्नेट्स में आगे। तो जब ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी डिवाइड होनी होगी, ठीक है, और आपकी ये चैन आपकी नहीं है, तो फिर हम ये देखेंगे, ये वाली चैन देखेंगे कि जो ये आपके जो ये पर्सनैलिटी है जो कि अबव है, मतलब असेंड की डिग्री में जो ऊपर है उसको हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, उसको हम प्रेफर करेंगे, पहले इनको हिस्सा मिलेगा उसके बाद फिर इसको हिस्सा दिया जाएगा। तो जो आपके एग्नेट्स में ऊपर है, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, हिस्सा देंगे। डिग्री ऑफ असेंडेंट इज सेम, प्रेफर हु हैज़ अ फ्यूअर, नो डिग्री ऑफ डिसेंट, ठीक है। इन्होंने कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई अगर आपके इनमें ये सेम कैटेगरी में, ठीक है, आप एक और अंकल आपके है, कोई एक और अंकल है आपके, ठीक है, तो इसके इनके एक सन और एक डॉटर है, इसकी क्या है, सिर्फ एक सन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रेफर किया जाएगा जिनके पास कम है, तो हम क्या करेंगे, इनको लेंगे, नो डिग्री ऑफ डिसेंट, जिनके पास आगे डिसेंट नहीं है, इसके पास एक सन है, इसके पास सन और डॉटर है, दो में है ये, तो इनके पास अगर एक ही सन है तो हम लेंगे, इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। जिनकी डिग्री ऑफ डिसेंट अगर कम है तो उसको हम प्रेफर कर दिया जाएगा, ठीक है। फुल ओनर, नो लिमिट ओनर, अगर आप जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, सॉरी एक सेकेंड, आप इसकी हेडिंग पढ़िए पहले, प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू, फीमेल हिंदू, ठीक है। इन्होंने कहा गया कि जो प्रॉपर्टी आपकी हिंदू फीमेल को जा रही है वो अब कैसे जाएगी, जो प्रॉपर्टी आपकी फीमेल को जा रही है जो कि हिंदू है तो कैसे जाएगी, हमने कहा ना कि अधिकार होगा आपका फीमेल में भी, तो देखिए जो प्रॉपर्टी जाएगी वो आपका पहला जो फीमेल आपकी वो फुल ओनर होगी, ठीक है। अगर आप संपत्ति दे रहे हैं तो उसको पूरा पूरा आपका अधिकार दिया जाएगा। नो लिमिटेड ओनर, ठीक है, लिमिटेड ओनर नहीं है, पूरा ओनर, उसको सारे अधिकार है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का भी अधिकार है, ठीक है, गिफ्ट करने का, सेल करने का, और मॉर्गेज करने का, बंधक बनाने का, विक्रय करने का, गिफ्ट करने का, एक्सचेंज करने का सारा अधिकार उसको उन्होंने दिया है प्रॉपर्टी में, ठीक है। नथिंग शैल अप्लाई टू एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय गिफ्ट, लेकिन ये जो आपका कंसेप्ट है आपका, हम इस पर अप्लाई नहीं करते, कौन सी प्रॉपर्टी पे, जो कि आपको गिफ्ट से मिली है, विल से मिली है, डिक्री या ऑर्डर से मिले सिविल कोर्ट के, ठीक है, तो वो आपके इस एक्ट में नहीं कवर होंगे, ठीक है, तो वो आपके इस एक्ट में कवर नहीं होंगे। ये एक्ट सिर्फ आपको उन प्रॉपर्टी को कवर करता है जो कि आपकी इंटरस्टेट है, जो कि प्रॉपर्टी आपकी इंटरस्टेट है उनको ही आपका कवर करेगा, ठीक है। इंटरस्टेट मतलब क्या है, इंटरस्टेट मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जो आपके डिसीज्ड है, जो आपके डिसीज्ड है उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी की विलिंग नहीं की, प्रॉपर्टी का विल नहीं किया, ठीक है, और प्रॉपर्टी को बिना विल किए छोड़ के चले गए, तो जो प्रॉपर्टी इंटरस्टेट है उसके उसका ही हम बात करते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपकी विल हो चुकी है, गिफ्ट है, उसकी बात हम नहीं करते इस एक्ट के अंदर, तो वही बात इसमें लिखी हुई है आपकी, ठीक है। तो कौन की प्रॉपर्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपकी एक तो गिफ्ट है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपकी गिफ्ट है उसकी बात हम नहीं कर रहे, जो प्रॉपर्टी आपकी विल है, वसीयत है, उनकी बात हम नहीं कर रहे, और जो प्रॉपर्टी आपकी क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ ऑर्डर से आई है उसकी बात हम नहीं कर रहे, बाकी प्रॉपर्टीज की बात हम इसमें करेंगे, सिर्फ इंटरस्टेट प्रॉपर्टी की हम इसमें बात करेंगे। सक्सेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर फीमेल की प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी, फीमेल की प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी
या तो सन में या डॉटर में और हस्बैंड में, ठीक है। पहले इनमें डिवाइड होगी, सन है तो सन में, डॉटर है तो डॉटर, हस्बैंड है तो हस्बैंड में। फीमेल की प्रॉपर्टी पहले ऐसे डिवाइड होगी। नेक्स्ट कैसे डिवाइड होगी, जो कि हस्बैंड के हायर्स है, ठीक है। हस्बैंड के अगर कोई हायर्स है तो उसमें ये प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। हस्बैंड की यहाँ पे हस्बैंड के कोई वंशज आ गया या उनके जो रिलेटिव्स है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी, ठीक है। फिर थर्ड राइट जाएगा, थर्ड अधिकार जाएगा मदर या फादर को। जिस फीमेल की फादर या मदर है उनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। तो पहला सन या डॉटर में या फिर हस्बैंड में, फिर हस्बैंड के हायर्स में, ठीक है। फिर थर्ड मदर और फादर में, फिर जाएगा फादर के हायर्स में और जाएगा मदर के हायर्स में, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होगी। जैसे पुत्र में, पुत्री में, पति में, फिर पति के उत्तराधिकारी में। थर्ड अधिकार मिलेगा माता या पिता को। माता या पिता भी नहीं है तो पिता के उत्तराधिकारी को, और पिता के उत्तराधिकारी कोई नहीं है तो मदर के उत्तराधिकारी को मिलेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्रुप के पर्सन है तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, वह देखा जाएगा। जो सर्वाइविंग है उनको ही दिया जाएगा। फीमेल एक्वायर प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर मदर, इंपॉर्टेंट है। अगर फीमेल जो है वो उसने प्रॉपर्टी अपने फादर या मदर से ली है, ठीक है, फादर या मदर से उन्होंने प्रॉपर्टी ली है, तो पहला अधिकार जाएगा सन और डॉटर को, ठीक है। फीमेल के खत्म होने के बाद, डेथ होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी जाएगी फीमेल के सन या डॉटर को जाएगी। अगर सन और डॉटर नहीं है आपके तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी फादर के उत्तराधिकारियों को, ठीक है, फादर के हायर्स को चली जाएगी। उसके बाद कहा गया फीमेल एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर हस्बैंड और फादर इन लॉ। अगर प्रॉपर्टी जो फीमेल को मिली है वो मिली है हस्बैंड से या फादर इन लॉ से मिली है, ठीक है, ससुर से मिली है, तो पहला अधिकार होगा सन और डॉटर का। फीमेल नहीं है तो फीमेल अगर नहीं है, डेथ हो गई है, तो जो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी वो होगी सन या डॉटर में। और सन और डॉटर भी अगर नहीं है आपकी, ये कैटेगरी आपकी नहीं है, तो फिर जाएगी आपके हस्बैंड के हायर्स में, ठीक है, हस्बैंड के उत्तराधिकारी में आपकी ये जाएगी। नेक्स्ट, सक्सेशन इन पर्सन गवर्न बाय मधुमक्कटम और अलियस संताना लो, ठीक है। अगर इसके द्वारा अगर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर ले तो कैसे डिवाइड होगा, पहले जाएगा सन डॉटर मदर में, ठीक है, फिर जाएगा फादर हस्बैंड में, थर्ड जाएगी हायर मदर में, फिर हायर फादर और हायर हस्बैंड। इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है कि यहाँ पहले प्रॉपर्टी जाती है मदर के उत्तराधिकारी को, मदर के उत्तराधिकारी को पहले ये प्रॉपर्टी जाती है, ठीक है, मदर के उत्तराधिकारी को ये पहले ये प्रॉपर्टी आपकी जाती है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके फादर के उत्तराधिकारी को प्रॉपर्टी जाएगी। फुल ब्लड प्रेफर टू हाफ ब्लड, जो आपका फुल ब्लड है वो हायर होगा आपका हाफ ब्लड में, फुल ब्लड है वो हायर होगा आपका हाफ ब्लड के अंदर, ठीक है। पहले आप फुल ब्लड में प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे, उसके बाद अगर फुल ब्लड में नहीं है तो फिर आप डिवाइड करेंगे हाफ ब्लड में, ठीक है। अगर फुल ब्लड नहीं है आपका तो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी हाफ ब्लड के अंदर। फिर है आपका फुल ब्लड, क्या है आपका जो कि मेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाफ ब्लड क्या है आपका, अगर आपका फादर और ये मदर नहीं है तो फिर इसके अंदर हाफ ब्लड आएगा, इसके अंदर हाफ ब्लड आएगा आपका, ठीक है। चुप हो जाओ। नेक्स्ट है आपका फिर है इसके बाद कंसेप्ट आपका टू और मोर हायर्स टेक प्रॉपर्टी एज पर कैपिटा नॉट पर स्ट्राइप्स, ठीक है। इसमें कहा गया जो प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड होगी, प्रॉपर्टी आपकी अगर डिवाइड हो रही है दो या दो से ज़्यादा हायर्स के अंदर, टू और मोर हायर्स के अंदर आपकी अगर प्रॉपर्टी डिवाइड हो रही है तो वो होगी आपकी पर कैपिटा, ठीक है। पर कैपिटा प्रॉपर्टी कैसे होगी कि हर एक हेड में, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, अगर आपका जो है फादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फादर की प्रॉपर्टी अगर डिवाइड हो रही है आपकी सन में, डॉटर में और मदर में, फादर की प्रॉपर्टी आपकी डिवाइड हो रही है सन में, मदर में और डॉटर में, ठीक है, तो प्रॉपर्टी आएगी पर कैपिटा, प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर होगी पर कैपिटा पे, ठीक है। जैसे अगर ये 100% शेयर ले रहा है तो फिर 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा और 1/3 इसको मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, अगर फादर की प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो रही है सन डॉटर और मदर में, तो जो प्रॉपर्टी डिवाइड होती थी वो तीनों में डिवाइड होती, ठीक है, पर स्टेप डिवाइड होती, इनमें जो हिस्सा बनता था वो 100% प्रॉपर्टी इसमें जाता था। अगर यहाँ पे ज़्यादा जने हैं तो फिर उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी आपकी स्टेप्स के अंदर डिवाइड होती थी, ठीक है। जैसे पहले क्या था, अगर फादर की प्रॉपर्टी जा रही है
सन में, डॉटर में या मदर में, ठीक है। और फिर सन या डॉटर कोई है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो सन है इसकी क्या होगी, डेथ होगी, ये हो गया आपका डिसीज्ड। फादर के नीचे क्या है, सन है, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के, फादर के नीचे सन है, डॉटर है या मदर है, ठीक है। उसके बाद इसके ग्रैंड सन है, ठीक है। अगर इसकी डिसीज की डेथ हो गई है तो जो प्रॉपर्टी बंटेगी वो इन सब में इकट्ठी बंटेगी। इकट्ठी कैसे बंटेगी, तो फादर के 100% प्रॉपर्टी के होंगे अब 4 हिस्से, 4 हिस्से होके 4 शेयर्स बनेंगे इसके अंदर, और शेयर होंगे 25%, 25%, 25% और 25%। ऐसे इसका शेयर डिवाइड होगा, मतलब इन चारों में इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसे होता है कि जो इस सन के अगर आपके जो बच्चे आएंगे, सन या डॉटर्स आएंगे, तो उनमें जो प्रॉपर्टी बटेगी वो 1/6 और 1/6 आपका डिवाइड होगा, ठीक है। वो सिर्फ उतना ही शेयर लेगा जितना उसको सन को मिला है, जितनी उसके फादर को मिली है प्रॉपर्टी, उतनी ही प्रॉपर्टी उसमें डिवाइड होगी। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर एक डिसीज हो जाता था तो बच्चे हुए में इक्वल शेयर्स हम बांट देते थे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका इसके अंदर कि जो प्रॉपर्टी है आपकी वो पर कैपिटल ट्रांसफर होगी, ना कि पर स्टेप्स, ठीक है। अगर जो प्रॉपर्टी जितनी हिस्सा फादर को मिला है उतना हिस्सा ही आगे सन और डॉटर में डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टीनेंट इन कॉमन नॉट जॉइंट टीनेंट्स। इनके अंदर हम इनको कहेंगे कि ये जॉइंट टीनेंट्स नहीं है आपके, टीनेंट इन कॉमन है, सबका अपना अपना एक प्रॉपर्टी में अधिकार है। नेक्स्ट है राइट ऑफ चाइल्ड इन वोम। अगर बच्चा है, अगर वो गर्भ में अभी, ठीक है, बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, बच्चा अभी आपका गर्भ में है, वोम में है, तो भी उसको क्या मिलेगा, उसको अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में, ठीक है। इसके अंदर कहा गया ये भी आपका शेयर लेगा, शेयर डिवाइड करेगा, ये भी आपका शेयर डिवाइड करेगा, ठीक है। चाहे इसका जन्म हुआ है चाहे नहीं हुआ है, इसके अंदर ये भी आपका शेयर डिवाइड करेगा। नेक्स्ट है व्हेन 2 पर्सन डाइड साइमल्टेनियसली। अगर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी डेथ आपकी साइमल्टेनियसली हो गई है, एक साथ आके अगर इनकी डेथ हो गई है, एक साथ डेथ हो गई है अगर आपकी, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इनमें से पहले कौन मरा। अगर 2 पर्सन है, इनकी डेथ एक साथ हो गई है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि कौन पहले डेथ हुई है जिसकी, जो कि आपका एल्डर था। हम मान के चलेंगे जो इनमें से बड़ा था उसकी डेथ पहले हुई है, और जो यंग था उसकी डेथ बाद में हुई है, ठीक है। जैसे एक कार एक्सीडेंट में 2 ब्रदर थे, ब्रदर 1 और ब्रदर 2। ब्रदर 1 और ब्रदर 2 कार एक्सीडेंट में साइमल्टेनियसली एक साथ मर गए। तो जो एल्डर था जो बड़ा था, हम मान के चलेंगे उसकी डेथ पहले हुई है, और जो ये आपका यंगर था इसको हम कहेंगे कि ये सर्वाइव कर गया, मतलब कि इसकी डेथ बाद में हुई, इससे बाद में इसकी डेथ हुई। ये कंसेप्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है। फिर है प्रेफरेंशियल राइट्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ अदर हायर्स राइट ऑफ प्री अजम्पशन। जैसे एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और एक ये प्रॉपर्टी है, और ये इनके पड़ोसी है, नेबर है, ये नेबर्स है। तो जब इस प्रॉपर्टी की सेल की बात आएगी, तो पहला जो अधिकार है वो इसका होगा, इस नेबर का होगा, कि पहले आप इससे कंसर्न करेंगे। अगर इसको ये प्रॉपर्टी लेनी होगी तो पहले प्रेफरेंस इसको दिया जाएगा। अगर इस नेबर को नहीं लेनी है तो कोई थर्ड पार्टी आके वो प्रॉपर्टी ले सकती है। तो यही कहा गया कि जो पहले आपके नेबर्स होंगे उनका कंसर्न लेनी पड़ेगी, उनका पहला इस पे अधिकार होगा, प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा। अगर उनको प्रॉपर्टी नहीं लेनी है तो फिर प्रॉपर्टी आप थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये सेम आपको प्रीएम्पशन का राइट है, सोफा का अधिकार अगर है, ठीक है। कंसिडरेशन ये आपको वो प्रॉपर कंसिडरेशन देंगे, ठीक है। कंडीशंस अगर मानेंगे तो सारी कंडीशंस और टर्म्स ऑफ कंडीशन देख के अगर लगता है कि हाँ नेबर्स आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं तो पहले प्रेफरेंस आप आपके नेबर्स को देंगे। 2 और मोर हायर्स हायर कंसिडरेशन ऑफ दैट ट्रांसफर इज प्रेफर्ड। आपको पता है अगर मान लीजिए 2 हायर्स आपके, तो जिसने ज़्यादा पैसे दिया उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जिसने ज़्यादा कंसिडरेशन दिया है उसको प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। फिर है कंसेप्ट मर्डर और अबैटमेंट ऑफ मर्डर का। अगर किसी ने मर्डर किया है या अबैटमेंट ऑफ मर्डर किया है, मर्डर करने का वो क्या है, उकसाया है किसी को मर्डर करने के लिए, ठीक है, या फिर उसने मर्डर किया है, अटेम्प्ट किया है या मर्डर किया है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कोई पर्सन क्या करता है, कोई पर्सन प्रॉपर्टी के लिए, अगर प्रॉपर्टी लेने के लिए वो किसी का मर्डर कर रहा है या अटेम्प्ट टू मर्डर कर रहा है, ठीक है,
तो ये पर्सन जो ये ऐसे मर्डर का प्लानिंग कर रहा है, तो वो पर्सन आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब उसको ये प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर मर्डर किया जा रहा है तो वो पर्सन आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू हैज सीज्ड और सीज टू बी हिंदू, चिल्ड्रन बोर्न टू हिम और आफ्टर सच कन्वर्जन डिस्क्वालीफाई। कोई पर्सन है, अगर उसने धर्म परिवर्तन कर दिया है, धर्म परिवर्तन करके वो अब हिंदू नहीं रहा, हिंदू अब नहीं रहा वो पर्सन, तो जो उसके चाइल्ड बोर्न हुए हैं आफ्टर कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद जो भी बच्चे जन्म लिया है बच्चों ने आफ्टर कन्वर्जन, वो क्या हो गया, उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी कौन सी नहीं मिलेगी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। दादा परदादा की अगर कोई जमीन है तो उसमें अधिकार नहीं होगा, अगर बच्चे का जन्म आपका ये धर्म परिवर्तन के बाद हुआ है तो। इफ पर्सन इज डिस्क्वालीफाई शैल डिवॉल्व सच पर्सन्स हैज डाइड बिफोर द इंटिस्टेट। अगर कोई पर्सन आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कोई पर्सन आपका डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो हम ये मान लेंगे कि इंटिस्टेट होने से पहले उस पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है। इंटिस्टेट होने से पहले उस पर्सन की डेथ हो गई है। एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी है, ठीक है, फादर और अंकल में डिवाइड होगी, फादर अंकल के बाद डिवाइड होगी सन में, डॉटर में, इनके सन और डॉटर में, ठीक है। इस टाइप से कंसेप्ट होता है। अब मान लीजिए इन पर्सन ने क्या कर दिया, हिंदू धर्म से कन्वर्जन ले लिया, कन्वर्ट हो गए, ठीक है, हिंदू धर्म इन्होंने सीस्ट कर दिया। तो प्रॉपर्टी क्या था, पहले फादर की ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी 50% इनको जाना था, 50% इनको जाना था, यही होना था, फिर प्रॉपर्टी आगे डिवाइड होनी थी। अब इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले इन दोनों का क्या हो गया था, आपका बर्थ हो गया था। कन्वर्ट होने से पहले इन दोनों का बर्थ हो गया। तो हम अब ये मान के चलेंगे कि जो ये आपकी ये है, ये फादर है, इनका कभी ये यहाँ पे थे ही नहीं, इस चैन में ये कभी थे ही नहीं, तो सीधा फादर की जो ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी है आपकी, वो सीधा डिवाइड हो जाएगी इसमें और इनमें, इन दोनों को मिला के हम 50% का शेयर दे देंगे, ठीक है। हम ये ऐसे मान के चलेंगे कि ये जो चैन है आपकी, ये कभी फॉर्म हुई ही नहीं, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट कहते हैं कि हम ये मान के चलेंगे कि ये पहली पर्सन पहले ही डाइड हो गया था इंटरस्टेट से पहले, ठीक है। फिर नो पर्सन डिस्क्वालीफाई, सिर्फ आप इन कंडीशंस पे, कंडीशन 1, 2 और 3, सिर्फ आप इन कंडीशन पे ये नहीं कह सकते कि पर्सन आपका डिस्क्वालीफाई है, उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पर्सन अगर बीमार है, डिफेक्ट है उसमें कोई, ठीक है, डिफॉर्मेलिटी है, मतलब कोई भी डिसीज है, कुछ भी कारणवश हम ये नहीं मानेंगे कि ऐसे पर्सन आपकी क्या है, डिस्क्वालीफाई है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टेट का। एस्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई अगर प्रॉपर्टी है आपकी, कोई प्रॉपर्टी है जिसका कोई लीगल हायर नहीं है, कोई उत्तराधिकारी नहीं है उस प्रॉपर्टी का आपका, तो वो प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर हो जाएगी गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, कब ट्रांसफर हो जाएगी, जबकि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। एक प्रॉपर्टी है, अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो आपकी गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, गवर्नमेंट उसका मालिक मान लिया जाएगा। ये कंसेप्ट आपका डॉक्टर ऑफ एस्टेट का, ठीक है। लास्ट, टेस्टामेंट्री सक्सेशन। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने बाय विल, वसीयत के द्वारा, वसीयत से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपकी ट्रांसफर की है, तो फिर उस पर आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लग के आपका लगेगा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट हम अप्लाई करेंगे, ना कि हम अप्लाई करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारी आज की क्लास थी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए इसको। और स्टूडेंट, अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है, ठीक है, कंप्लीट अगर आपको बैच लेना है जुडिशरी का, जुडिशरी JLO APO, ठीक है, तो स्टूडेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओके। और आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको, तो आप उस लिंक से भी क्या कर सकते हैं, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए, ओके।